नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। वेस्ट बंगाल ओपिनियन पोल, पश्चिम बंगाल में तीसरी बार ममता सरकार, बीजेपी रहेगी 100 के पार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से जनता ममता बनर्जी पर अपनी ममता दिखाती नजर आ रही है। एबीवीपी न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल के मुताबिक सूबे में टीएमसी की सरकार 148 से 164 सीटों के साथ बन सकती है। पोल के मुताबिक टीएमसी को लगभग सभी इलाकों में बीजेपी से ज्यादा सीटें मिल सकती है, वहीं बीजेपी के खाते में 100 से ज्यादा सीटें जा सकती है। पोल के मुताबिक उसे 92 से 108 सीटें मिल सकती है। हालांकि 3 दशक से ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाले वाम दलों को गहरा झटका लगता दिख रहा है। कांग्रेस के लिए भी सर्वे निराशाजनक तस्वीर पेश कर रहा है। सर्वे के अनुसार लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 31 से 39 सीटें ही मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपए में लगेगी वैक्सीन, इसमें सर्विस चार्ज भी है शामिल। जी हां दोस्तों, देश में इस महामारी वैक्सीनेशन का तीसरा फेज 1 मार्च से शुरू हो रहा है। इस फेज में प्राइवेट अस्पतालों को भी शामिल किया गया है, लेकिन यहां वैक्सीन लगवाने वालों को पैसे चुकाने होंगे। दरअसल दोस्तों सरकार ने कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने वालों को 250 रुपए चुकाने पड़ेंगे। इसमें अस्पतालों के सर्विस चार्जेस भी शामिल होंगे। दोस्तों 1 मार्च से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन के फेज में करीब 12,000 सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टीके फ्री लगाए जाएंगे। इस फेज में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। इसके साथ ही 45 से 60 की उम्र के ऐसे लोगों को भी वैक्सीन लगेगी जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार का आकलन है कि करीब 27 करोड़ लोग इस कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा 2 मई को मेरा पिछला ट्वीट निकाल लेना। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे प्रशांत किशोर ने शनिवार को ट्विटर के माध्यम से बीजेपी के खिलाफ हमलावर रुख इख्तियार किया। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के जरिए उन्होंने कहा कि 2 मई के नतीजों के बाद आप मेरे पिछले ट्वीट पर बात कर सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी दहाई के आंकड़े के आगे नहीं बढ़ पाएगी। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद अहम है। दोस्तों प्रशांत किशोर ने तृणमूल कांग्रेस के स्लोगन और सीएम ममता बनर्जी के फोटो को भी शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने टीएमसी का नारा भी लिखा, बंगाल को केवल उसकी बेटी पर है भरोसा। किशोर ने कहा कि बंगाल की जनता अपने संदेश के लिए तैयार है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले प्रशांत किशोर ने पिछले साल 21 दिसंबर को ट्वीट करके कहा था कि अगर बीजेपी बंगाल चुनाव में दहाई का आंकड़ा पार कर जाएगी तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस में हाईकमान से नाराज नेता बोले कांग्रेस कमजोर हो रही है, सिग्वी का पलटवार, आने वाले चुनाव में पार्टी की मदद करें तो बेहतर होगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस लीडरशिप से नाराज पार्टी के सीनियर लीडर्स ने जम्मू में शांति सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, हम इसे मजबूत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने पार्टी की तरफ से गुलाम नबी आजाद के अनुभव का फायदा लेने की बात कही। इसके थोड़ी देर बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने पलटवार किया। सिंघवी ने कहा कि बेहतर होता अगर ये नेता 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में पहुंचकर कांग्रेस की मदद करते। इन सभी जगह विधानसभा चुनाव होने हैं। सिंघवी ने कहा कि वे सभी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं। एक नेता कपिल सिब्बल ने यूज्ड शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह कहा कि वे कांग्रेस की परंपरा नहीं जानते, यानी कि गुलाम नबी आजाद नहीं जानते। वे 7 बार कांग्रेस से सांसद रहे। सोनिया जी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, इंदिरा जी ने कैबिनेट में जगह दी। सिंघवी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के महासचिव रहे और देश भर के 20 राज्यों के प्रभारी भी रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मोदी सरकार पर निशाना, कहा 2 मिनट में खत्म हो सकता है आंदोलन। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर एक बार फिर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा है कि किसानों के आंदोलन का समाधान 2 मिनट में निकल सकता है, लेकिन केंद्र सरकार जिद पर अड़ी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जिद अच्छी नहीं होती। गहलोत शनिवार को डूंगरपुर में पिलानियों की ढाणी धनेरू में किसान महापंचायत को
को संबोधित कर रहे थे। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि सरकारों को मतदाताओं, चाहे वे किसान हो या मजदूर, सम्मान के साथ उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। 100 दिन हो गए हैं, 200 लोग मारे जा चुके हैं, पता नहीं कब तक यह आंदोलन चलेगा। उन्होंने कहा कि क्या यह तरीका अच्छा है लोकतंत्र में? क्या कोई रास्ता नहीं निकल सकता? आप इन काले कानूनों को खत्म कर दीजिए, किसानों को बुलाकर बात कीजिए, विपक्ष को पूछकर नए कानून पारित कीजिए। 2 मिनट में किसान आंदोलन का हल निकल सकता है, लेकिन सरकार जिद पर अड़ी हुई है। लोकतंत्र में सरकार को जिद पर नहीं अड़ना चाहिए। सरकार को उदारता दिखानी चाहिए और संवेदनशील होना चाहिए। उनकी तकलीफ को समझना चाहिए कि ठंड में क्या बीत रही है उन लोगों पर। उन्होंने आगे कहा कि मोदी और अमित शाह को रात को नींद कैसे आती होगी, यह समझ से परे है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दक्षिण भारत के दौरे पर राहुल गांधी ने कहा देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, भाजपा और आरएसएस इसे बर्बाद करने में जुटे हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। तमिलनाडु के थूथुकुडी में राहुल गांधी ने वकीलों से एक कार्यक्रम में बात कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र झटके से नहीं मरता है, ये धीरे धीरे खत्म किया जाता है, जो कि आज हो रहा है। उन्होंने कहा कि संस्थाओं के बीच संतुलन बिगड़ता है तो देश में असंतुलन पैदा होता है। पिछले 6 सालों से सभी संस्थाओं पर व्यवस्थित तरीके से हमला किया जा रहा है। भारत में लोकतंत्र को मारा जा रहा है। आरएसएस हमारे देश की संस्थाओं के संतुलन को बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी ने वीओसी कॉलेज में कहा कि सवाल यह नहीं है कि प्रधानमंत्री उपयोगी है या नहीं, सवाल यह है कि वह किसके लिए उपयोगी है। प्रधानमंत्री सिर्फ 2 लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, हम 2 हमारे 2। ये लोग प्रधानमंत्री का इस्तेमाल कर अपनी पूंजी बढ़ा रहे हैं, वे गरीबों के किसी काम के नहीं हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब ठगी करने वाले दुकानदारों की खैर नहीं, घर बैठे कर सकेंगे ई दाखिल पोर्टल पर शिकायत। जी हां दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन शॉपिंग में दुकानदारों द्वारा ठगी का शिकार होते हैं तो अब आप घर बैठे केंद्र सरकार की ई दाखिल पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं, यानी कि अब आप अपनी शिकायतें सरकार को सीधे बता सकते हैं। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने ग्राहकों यानी कि कंज्यूमर्स की शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए ई दाखिल पोर्टल शुरू किया है और यह 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू भी हो चुका है। इन राज्यों के लोग उपभोक्ता अब अपनी शिकायतें इस पर कर सकते हैं। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए ई दाखिल पोर्टल अब 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चालू कर दिया गया है। दोस्तों, जिन राज्यों में यह चालू हुआ है उनमें महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, राज्य राजधानी दिल्ली, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और हरियाणा में भी यह सुविधा शुरू कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूएस रिपोर्ट में खुलासा, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के इशारे पर ही हुई थी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या। जी हां दोस्तों, पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या में सऊदी अरब के राजकुमार ने अहम भूमिका निभाई थी। अमेरिका का कहना है कि सऊदी अरब के राजकुमार वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तांबुल स्थित सऊदी उच्चायोग में पत्रकार जमाल खशोगी को पकड़ने या फिर उसकी हत्या करने के अभियान को मंजूरी दी थी। यह जानकारी शुक्रवार को सार्वजनिक की गई एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में सामने आई है। दोस्तों, माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जो बाइडेन प्रशासन पर राजघराने को हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराने का दबाव बढ़ सकता है। जमाल खशोगी की 2018 में तुर्की के इस्तांबुल में सऊदी अरब के दूतावास के बाहर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सऊदी अरब की अदालत ने 8 आरोपियों को सितंबर 2020 में सजा सुनाई थी। खशोगी को सऊदी अरब के वली अहमद मोहम्मद बिन सलमान का कड़ा आलोचक माना जाता था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फास्टैग से सरकार की रिकॉर्ड कमाई, एक दिन का कलेक्शन 100 करोड़ के पार। जी हां दोस्तों, 16 फरवरी से फास्टैग पूरे देश में अनिवार्य हो गया है। इसका मतलब यह है कि अब बिना फास्टैग के टोल प्लाजा से कोई गाड़ी पार नहीं होगी। जो भी गाड़ी बिना फास्टैग के टोल प्लाजा से निकलेगी उससे 2 गुना टोल वसूला जाएगा। इसी नियम के तहत पिछले 10 दिन से व्यवस्था चल रही है और अब आंकड़े बता रहे हैं कि फास्टैग का एक दिन का कलेक्शन 100 करोड़ के पार पहुंच गया है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एनएचएआई ने जानकारी दी है कि 25 फरवरी को कुल 64.5 लाख से ज्यादा वाहन टोल प्लाजा से गुजरे, जिससे 103.94 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। आंकड़ों के लिहाज से ये फिगर अब तक का सबसे ज्यादा है। वहीं दोस्तों, मोदी सरकार चाहती है कि टोल प्लाजा पर रुकने से जो ईंधन और वक्त बर्बाद होता है उसे पूरी तरह
तरह से बचाया जाए। 16 फरवरी से पहले तक करीब 80% वाहन फास्टैग के जरिए ही पेमेंट कर रहे थे, बाकी 20% लोग भी इसी तरह से पेमेंट करें, इसके लिए मोदी सरकार ने फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 11,25,53,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 24,97,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में अमेरिका अव्वल है। अमेरिका में इस वक्त तक 2,85,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों अमेरिका के बाद में इंडिया, ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,10,79,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों का आंकड़ा 1,56,000 के पार है। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उसमें महाराष्ट्र अव्वल है। महाराष्ट्र में 21,38,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस की किसान महापंचायत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट में कड़वाहट दूर होती दिखी। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार एक ही हेलीकॉप्टर में पहुंचे दोनों नेता। जी हां दोस्तों, बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में शनिवार को कांग्रेस ने किसान महापंचायत की। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माखन शामिल हुए। महापंचायत के बहाने गहलोत और सचिन पायलट के बीच की दूरी भी कम होते दिखी। दोनों ने न सिर्फ हेलीकॉप्टर बल्कि मंच भी साझा किया। डूंगरगढ़ की सभा के लिए सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा, प्रभारी अजय माखन एक ही हेलीकॉप्टर से जयपुर से रवाना हुए। लोकसभा चुनाव के बाद अब जाकर दोनों नेता एक हेलीकॉप्टर में नजर आए हैं। जुलाई में सचिन पायलट की बगावत के बाद दोनों के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। हाल ही में सचिन पायलट की किसान महापंचायतों और राहुल गांधी की सभा में पायलट को मंच पर उचित जगह न मिलने के बाद दोनों नेताओं के बीच सियासी टकराव बढ़ने की चर्चाएं गर्म थी। अब हेलीकॉप्टर यात्रा को दोनों नेताओं के बीच कड़वाहट दूर होने से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, वेदर अपडेट, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश व हिमपात की गतिविधियां देखने को मिली है। वहीं दोस्तों पंजाब के कई शहरों में, जबकि हरियाणा के उत्तरी भागों में बादलों की गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल में भी कहीं कहीं पर हल्की और एक दो स्थानों पर मध्यम वर्षा हुई है। हालांकि दोस्तों देश के अधिकांश इलाकों में दिन व रात के तापमान में सामान्य से ज्यादा वृद्धि हुई है। वहीं दोस्तों बात की जाए अगले 24 घंटों की, तो दोस्तों आगामी 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जारी बारिश और हिमपात की गतिविधियों में अब कमी आ जाएगी। वहीं दोस्तों उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश के साथ एक दो स्थानों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। केरल में भी एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना खरीदने का है बढ़िया मौका, चांदी के दाम भी घट गए। जी हां दोस्तों, सोने की कीमत में लगातार गिरावट जारी है, जबकि चांदी की कीमत में भी आज गिरावट देखने को मिली है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार सोने की कीमतें 342 रुपए घटकर 45,599 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई, जबकि चांदी की कीमत में 2,007 रुपए की गिरावट आई है और अब 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 67,419 रुपए प्रति किलोग्राम है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1760 प्रति औंस, जबकि चांदी $26.48 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। फरवरी में 16वीं बार महंगे हुए पेट्रोल डीजल के दाम। जी हां दोस्तों, तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में पेट्रोल 91.17 रुपए प्रति लीटर, जबकि मुंबई में 97.47 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों, दिल्ली में आज पेट्रोल में 24 पैसे जबकि डीजल में 15 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान के गंगानगर में दोस्तों पेट्रोल 101.84 रुपए प्रति लीटर, जबकि मध्य प्रदेश के अनूपपुर में 101.59 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। दोस्तों, इस महीने यह 16वीं बार बढ़ोतरी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केरल चुनाव की तारीख आने के 4 दिन पहले लेफ्ट सरकार ने अपने 3 फैसले पलटे। सबरीमाला आंदोलन के दौरान 87,600 लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। जी हां दोस्तों, केरल में 6 अप्रैल को मतदान हो रहा है, लेकिन चुनाव की तारीखों के आने के ठीक पहले पिछले 4 दिनों में पी विजयन सरकार ने खुद के 3 फैसले बदल डाले हैं। इसके बाद माना जा रहा है कि केरल में हाल ही में हुए लोकल बॉडी चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाली एलडीएफ सरकार फिलहाल बैकफुट पर आ गई है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिर्फ एक दिन पहले वाम सरकार ने सबरीमाला और सीएए आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस ले लिए हैं। इन पर हिंसा भड़काने जैसे गंभीर किस्म के आरोप थे। दोस्तों, नायर सर्विस राज्य की एक बड़ी धार्मिक सोसाइटी है। इस समुदाय के लोग सबरीमाला आंदोलन में सबसे आगे थे। इस समुदाय के राज्य में 14.5% वोटर्स भी हैं। सरकार के सबरीमाला मामले में दर्ज केस वापस लेने के फैसले के तुरंत बाद ही पुलिस ने इन फैसलों को लागू भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के फैसले के विरोध में आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में पूरे राज्य से 87,600 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे। 16,700 लोग हिरासत में भी ले लिए गए थे। इन पर हिंसा के लिए उकसाने जैसी गंभीर धाराएं भी थी। इसके बाद सीएए प्रोटेस्ट में 490 के खिलाफ केस दर्ज हुए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिमा दास के डीएसपी बनने पर अनुपम खेर ने किया ट्वीट तो परेश रावल बोले ये होता है 21वां साल। जी हां दोस्तों, एथलीट हिमा दास को असम पुलिस में शुक्रवार को डीएसपी पद पर नियुक्त किया गया। इस खबर के बाद उन्हें हर क्षेत्र से बधाई संदेश आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने हिमा दास की फोटो शेयर कर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि मेरी हीरो हिमा दास अब डीएसपी है, उन्हें सैल्यूट करता हूं। इसे कहते हैं साहस का प्रतीक। चलो आप सब लोग भी इस 21 साल की भारत की बेटी को सैल्यूट करो। जय हिंद। दोस्तों, अनुपम खेर के इस ट्वीट पर एक्टर परेश रावल ने भी ट्वीट किया। परेश रावल ने अनुपम खेर के ट्वीट पर रिएक्शन देते हुए लिखा कि यह होता है 21वां साल। एक्टर ने इस तरह हिमा दास को डीएसपी बनने पर बधाई दी। दोस्तों, हिमा दास को जब यह खबर मिली तो उन्हें इसे बचपन का सपना सच होने जैसा बताया। हिमा को नियुक्ति पत्र असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सौंपा, जो केंद्र में खेल मंत्री भी रह चुके हैं। दोस्तों, एक समारोह में पुलिस महानिदेशक समेत शीर्ष पुलिस अधिकारी और प्रदेश सरकार के अधिकारी उपस्थित थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिमा दास एक इंटरनेशनल लेवल की एथलीट है। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं, जबकि एशियाई खेलों में भी उन्होंने रजत पदक जीता है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, आपको बताना है कि भारत के तिरंगे झंडे में स्थित अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।